शीर्षक से, 4 स्तंभों के माध्यम से, यानी 4 पिलर के माध्यम से देश के विकास की संभावनाओं पर काम करता है। वो है महिलाएं, युवा, वंचित और किसान। ध्यान से समझिएगा, महिला, युवा, वंचित और किसान। अब ये जो वंचित है, इसके लिए मॉडल कहां है, आप लोग इस पर जरा विचार कीजिएगा कि जो डिप्राइव्ड है उनके लिए क्या मॉडल है। अब यहां पर एक आंसर आएगा कि मुद्रा लोन। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसको डबल किया गया, दिस इज द गुड थिंग। अब हमको और आपको सोचना है कि वंचित है, लेकिन इस वंचित के साथ एक शब्द लगता है, प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन, यानी वंचितता का चक्र। अब आप कैसे बचेंगे इस वंचितता के चक्र से, उसके लिए क्या मॉडल है? क्या मुद्रा लोन भारत में जितने भी वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप हो पाई है कि मुद्रा लोन लेकर के, और जिनका खानदानी बिजनेस नहीं है, याद रखिएगा, खानदानी मतलब कारीगरी उनकी कोई न कोई है, चाहे मंदिर सॉरी मूर्तियां बनाने का काम हो, चाहे कुछ और बनाने का काम हो, अगर खानदानी बिजनेस नहीं है तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, और उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा वंचितों की श्रेणी में है। जिनका खानदानी हो तो कुछ न कुछ डेवलप कर मुद्रा लोन पाएंगे, कुछ और कर बैठेंगे, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा। लेकिन जिन परिवारों में ये जो जिनके बारे में असर रिपोर्ट बात करती है, उनके लिए क्या विचार कीजिए। तो महिलाओं को कैसे इंपावर किया जाएगा, मॉडल। युवा को कैसे इंपावर किया जाएगा, मॉडल। ऐसे ही आता है। अब न्याय के 5 स्तंभों पर, यहां 4 थे, इन्होंने कहा एक हम बढ़ा देंगे, जिसमें इनमें भी युवा है, इनमें भी महिला है, इनमें भी किसान है, याद रखिएगा, और इसमें भी श्रमिक है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां पर वंचित की जगह श्रमिक है, और एक नया समानता की बात है, याद रखिएगा, यानी समानता के लिए न्याय। अब समानता के लिए न्याय कैसे आएगा, इंट्रा जनरेशनल समानता, इंटर जनरेशनल समानता, ये क्या है, कैसे आएगी, श्रमिकों को क्या दिया जाएगा, वो सारी बातें एक बार सोचने वाली है। तो हर जगह पर, यानी केवल क्या है, एक फैक्ट है, लेकिन उस फैक्ट का डीप मॉडल नहीं है। यानी यहां पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि हर एक पार्टी को जब जाए तो कम से कम हर एक अपनी चुनावी रैली में, हर एक पार्टी, मैंने यहां केवल 2 रखा है, बड़ी पार्टियां सबसे, इसके अलावा अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी, उनका भी लोकतंत्र में उतना ही सम्मान है, उनके भी घोषणा पत्र इसी प्रकार होने चाहिए कि जब वो जाएं तो अपना एक मॉडल जरूर दें। लेकिन आप देखेंगे इसमें एक ही मॉडल पर काम हो रहा है, कि हम इतनी सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन आप सबको भी पता है कि इतनी सरकारी नौकरियां है नहीं कि इतने लोगों को सबको रोजगार दिया जा सके। तो इतनी सरकारी नौकरियां, भारत में बेरोजगारी का विकल्प कभी नहीं। तो अगर कोई कहे हम 30 लाख देंगे, अच्छी बात है, आप 30 लाख देंगे, 30 लाख परिवार ठीक हो जाए, लेकिन बहुत 30 लाख आबादी हिंदुस्तान की नहीं है जो वंचित है, 30 करोड़ है, उनके लिए हमारे पास क्या मॉडल है। यह बड़ी चिंता का विषय जिस पर चर्चा नहीं है, याद रखिएगा। फिर देखिए युवा, अब मैंने सबको डिफाइन कर दिया है युवा पर, यानी 5 4 4 इनका कंपेयर होगा युवा पर। तो इन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कानूनों का कार्यान्वयन करेंगे, सरकारी रिक्तियों को तत्परता से भरेंगे, यानी जो भी पद खाली है। तो कांग्रेस ने घोषित कर दिया 30 लाख पद खाली, इन्होंने कहा कि जितनी खाली है उसका हम एक ही जगह स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देंगे। अब ये अनुकूल वातावरण क्या है, जब तक हम यह नहीं समझा पाएंगे किसको, उभरती हुई नई पीढ़ी को, कि ये उद्यमिता का अनुकूल वातावरण क्या है, वो हमारे लिए चिंता की बात रहेगी। यानी अनुकूल वाता का मतलब कुछ आईआईटीज, कुछ आईआईएम्स नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस आईआईटी आईएम से बहुत दूर है, और शायद यहां तक वो पहुंच भी नहीं पाएगी। वो जो गुदड़ी के लाल होते हैं, उन गरीब परिवारों में से कोई न कोई बच्चा निकल ही पड़ता है, उसको छोड़ दिया जाए तो उनके लिए क्या। और अच्छे से आपको समझना होगा, इस घोषणा पत्र को हमें इमोशनली कतई नहीं देखना। आप ये देखिए हाउस होल्ड सेक्टर, जब तक गरीबों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक इकोनॉमी में क्या जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी होगी। तो जीडीपी अगर हमें डेवलप कंट्री बनना है, तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने गरीब बंधुओं को मुख्य धारा में लाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सबको आप रोजगार दे पाएंगे, सबको उद्यमी बना देंगे, लेकिन अगर एक गांव से एक उद्यमी पैदा होता है तो उस गांव के 50 लोगों को वो रोजगार दे पाएगा, और उस सप्लाई चेन में कई गांव के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो हर गांव एक उद्यमी योजना, अकॉर्डिंग टू मी, अगर यहां पर मोदी जी ने ये किया था, तो जैसे एक आदर्श ग्राम बनाने की बात उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में की थी, यहां पर उनको चाहिए था कि हर गांव में एक उद्यमी। अगर यह नारा लग जाता, हर गांव एक उद्यमी, और विश्वास करिए ऐसा नहीं कि अगली बार सरकार जनता कहती कि आपने तो हर गांव में एक उद्यमी, आपने कोशिश तो की कि हर गांव में एक उद्यमी पैदा करेंगे, यानी अलग से, तब युवा पीढ़ी सोचेगी क्या अच्छा यार, हर गांव से एक उद्यमी। अब एक के बजाय 5 हो जाए वो अलग बात है, 10 हो जाए वो अलग बात है। तो हर गांव से एक उद्यमी जब सरकार कहती, तो उसके पॉलिसी मेकर्स सोचते क्या, हर एक गांव से उद्यमी कैसे बना। आपके भी मन में आ रहा होगा सर कहां से बना पाएंगे एक हर गांव में एक उद्यमी, क्यों नहीं। फूड प्रोसेसिंग, हर गांव से एक उद्यमी के लिए सबसे फर्टाइल एरिया है फूड प्रोसेसिंग, जो टिका हुआ है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, यानी पहला लैंड यानी रॉ मटेरियल, तो कच्चा माल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, जिससे फूड प्रोसेस प्रोसेस फूड बनते हैं, उसका तो बेस ही गांव में निर्मित है। आप देख सकते हैं, तो कृषि आधारित उद्योग है फूड प्रोसेसिंग। तो अगर हम गांव के स्तर पर भी, जबकि अब सड़कें बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने, उसके अलावा विभिन्न सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने तो बड़ी ही तेजी के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, गांव की इकोनॉमी अब जिले की इकोनॉमी से जुड़ चुकी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम हर गांव में एक उद्यमी बना सकते हैं, और वो उद्यमी कोई मत्स्य पालन में होगा, कोई पशुपालन में होगा, कोई फूड प्रोसेसिंग होगा, यानी एरिया भी खूब है, कोई एग्रो फॉरेस्ट्री में होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक विजन होना चाहिए था, ये आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा अगर आप इधर देखें तो इन्होंने कहा है, यानी कांग्रेस ने, बेरोजगारी से निपटने के लिए युवा न्याय कार्यक्रम का कार्यान्वयन, लेकिन यह डिटेल में नहीं है, अगर है भी तो पब्लिक के सामने नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये क्या है, 25 वर्ष से कम आयु के डिप्लोमा धारकों और कॉलेज स्नातकों के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले नए शिक्षुता अधिनियम का, यानी एक कानून लाएंगे और अप्रेंटिसशिप डेवलप करेंगे, यानी कौशल विकास करेंगे। यह ठीक एक अच्छा कदम मुझे लग रहा है कि भाई चलो एक कानून के द्वारा अगर हम ऐसा करते हैं, दिस इज द गुड थिंग, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं युवाओं के बारे में। अच्छा ये भी युवा ठीक है, युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। अब वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेगा तो कौन सा युवा, अब जैसे जो पीएलआई स्कीम है, आप उसमें जरा विचार कीजिए कि उसमें कौन लोग रोजगार पाएंगे, जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, क्या वो उसमें आ पाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें आज कुटीर और लघु उद्योगों पर पुनर्वापसी और गांधी की प्रासंगिकता को समझने का समय, जो उन्होंने आजादी के समय ही कहा था, इनफैक्ट आजादी के पहले ही उन्होंने कहा था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, इच्छुक उद्यमियों का समर्थन करने के लिए मुद्रा जैसे क्रेडिट कार्यक्रमों का विस्तार, ये बहुत अच्छा, इन्होंने मुद्रा लोन को बढ़ा दिया है कि भाई अब 20 लाख तक जस्ट डबल कर दिया, तो ये अच्छी चीज है, इससे उद्यमियों को फायदा होगा, जो बेसिक कैपिटल के लिए
ट्रस्ट है, तो इसको भी आप कुछ मत ऐसे मत समझिए स्कीम, ये भी फैक्टर आप प्रोडक्शन के 4 फैक्टर में से एक फैक्टर यानी कैपिटल। इस कैपिटल के बिना उद्यमी लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल को एक साथ नहीं ला सकता, इसलिए ये एक अनिवार्यता है, अच्छा कदम है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार के पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियों को भरने की प्रतिबद्धता है, यानी सरकारी नौकरी पर भी जोर है। अन्य क्षेत्रों में क्या होगा, प्लान नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण योग्य सार्वजनिक परीक्षा लिखने में असमर्थ आवेदकों के लिए एक बार की राहत, यानी अगर आते हैं तो जो कोविड के कारण जिनका अटेम्प्ट छूट गया था, वो आपको यहाँ पर देने को मिलेगा। अब आते हैं नागरिकों के लिए क्या-क्या है, जरा इसको भी आप देखिएगा, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या-क्या है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको तो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा, इसलिए सैल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सभी जाति के लोग शामिल हैं। तो 70 वर्ष के बाद अमूमन बीमारी गहरे स्तर पर घेरती है और एक परिवार थोड़े से समय के लिए अगर कहीं न कहीं हॉस्पिटल में रहता है, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति उस परिवार की कमज़ोर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी है, ये लिखा तो है, वृद्धों को सपोर्ट करेगी, लेकिन या उस फैमिली के कमाने वाले व्यक्ति का सपोर्ट करेगी और उसकी बचत को बढ़ावा देगी, ये याद रखिएगा। और अगर बचत बढ़ेगी तो किसी भी इकोनॉमी में बचत पोटेंशियल जीडीपी का डिटरमिनेंट होती है। ये बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आना चाहिए, याद रखिए। ठीक है, पवित्र तीर्थ यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाजनक सुविधाओं की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग, यानी अच्छी बात है। वृद्धों को जो तीर्थ यात्रा, क्योंकि अंतिम पड़ाव पे अगर कोई व्यक्ति है और जीवन एक ही बार मिलता है, अगर इस गहराई को आप समझते हैं, अच्छी चीज़ है। अब आता है कांग्रेस, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का कड़ाई से प्रवर्तन करेंगे, यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी और अच्छे से डेवलप करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन जो भी है उसको बढ़ा के 1000 रुपए प्रतिमाह करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन में यात्रा रियायत प्रदान करेंगे। किसान के लिए क्या क्या यानी तकनीक के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना, अब पीएम फसल बीमा योजना का लाभ टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा और बेहतर ढंग से, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि जारी रखी जाएगी। अब यहां पर देखिए कांग्रेस कहती है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी वो दे देगी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगी, याद रखिएगा। ठीक है, और कृषि वित्त पर एक अस्थायी आयोग की स्थापना करेगी जो कृषि ऋण आवश्यकताओं पर काम करेंगे, यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस पर एक अस्थायी आयोग, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। एग्रीकल्चर फाइनेंस पर एक अस्थायी आयोग की स्थापना बहुत ही जरूरी है। ये जरूरी इसलिए जब मैं कहानी आपके सामने रखने वाला हूं, यानी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, पूछ की रात कहानी आप पढ़ेंगे, इस मुद्दे लाऊंगा, बड़ा ही मजा आ जाएगा। ये तो मुझे अच्छा लगा, बहुत पसंद आई। महिला मतदाता, 3 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, लखपति दीदी, दिस इज द गुड। कुछ लोग कहते हैं कि जो है बेरोजगारी का उल्लेख नहीं, अगर 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनती हैं तो 3 करोड़ परिवार जरा आप जोड़िए, एक परिवार में 5 सदस्य, तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है वुमेन इंपावरमेंट के लिए, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों पर केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं के लिए संसदीय और विधायी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक का, ऑब्वियसली ये लाए हैं तो वुमेन इंपावरमेंट पे ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे, प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त कैश 1 लाख रुपए मिलेगा, इसी स्कीम के बारे में मैंने बात किया था, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए अगर आपके पास बजट है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन पर भी विचार कीजिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपकी सरकार 5 साल रहती है, आपकी सरकार बदली, तो फिर अगर यह स्कीम नहीं चली तो फिर क्या होगा, यानी वो क्या हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं, या चिंता वाली बात है। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% आरक्षण, यानी यूपीएससी की तैयारी करिए, 50% महिलाएं यहां पर आएंगी, तो इनके आरक्षण बिल को यहां से पकड़ने की कोशिश हो रही है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फुले छात्रावास के साथ कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या को दोगुना करना, ये भी अच्छी बात है। वुमेन इंपावरमेंट के लिए दोनों लोग अच्छा कर रहे हैं। अब आता सभी के लिए स्वास्थ्य, बच्चों ये मैं क्या सिखा रहा हूं, इसको मत समझिएगा मैं घोषणा पत्र सिखा रहा हूं, एक तो वो क्वेश्चन सिखा रहा हूं, दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको अब अपने अंदर एक एनालिटिकल क्वालिटी डेवलप करनी है। कोई भी कोई बात कह रहा है तो आपके तर्क ऐसे होने चाहिए कि वो लोग पूछें कि कहां से पढ़ गया है भैया, तब मेरी विजय होगी, अदरवाइज ऐसे नहीं होगी। तो सभी के लिए स्वास्थ्य, जरा देखिए क्या क्या है सभी के लिए स्वास्थ्य में। गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एम्स नेटवर्क, यानी एम्स को और बढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। मजबूत स्वास्थ्य सेवा के लिए पीएम एबीएचआईएम का विस्तार, किफायती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र नेटवर्क का विस्तार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आयुष्मान कवरेज, ये भी बहुत अच्छा कदम है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। लेकिन मैं यहां पर निराश हूं, पता नहीं आप हैं कि नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर जो बिल्कुल तबाह हो चुका है, पीएचसी, उसके बारे में चर्चा कहीं नहीं है, ना इनमें ना इनमें, दोनों में, कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का पुनर्वास सुनिश्चित करें, क्या करेंगे, पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे, कहीं नहीं। दिस इज द, आप क्या ही बोलो, आप खुद बताओ कि प्रोफेसर अमर सेन इकोनॉमिक्स, यानी जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा कि भैया भारत को प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य में फोकस करने की जरूरत है, और ये उन्होंने 16 में कहा, 2019 में यूपीएससी उठा के चिपका दिया। क्या प्रश्न पूछा, प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य में पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन का कारण है। सरकारों को ये नहीं पता है कि भैया प्राइमरी हेल्थ केयर भारत के पिछड़ेपन का कारण है। हम विचार, आप विश्वास कीजिए, आयुष्मान भारत पर बोझ ही कम हो जाएगा, कौन बीमारी में हॉस्पिटल जाना चाहेगा अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत कर दें और प्राइमरी स्तर पर ही बीमारियों का पता लग जाए, तो उच्च स्तर पर जाने की जरूरत नहीं, असली खर्चा तो उच्च स्तर पर ही है। प्राइमरी हेल्थ केयर यानी बीमारियों की शीघ्र पहचान, और इस प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाने की जरूरत तो 69% आबादी गांव में रहती है, ये सब आंकड़े नहीं पता सरकारों को। अब 69 में कितने परसेंट डिप्राइव्ड है, वंचित, विचार कीजिए आप, इस पर कोई चर्चा नहीं। दिस इज द, ये चिंता वाली बात, इसलिए मैंने कॉन्ट्राडिक्शन और वो सारी बातें कि आप कह तो रहे हैं कि आप सबको स्वास्थ्य देंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या उसका जिक्र ही नहीं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाया जाएगा, ठीक है ना, यानी 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा दिया जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का आश्वासन, जिसमें परीक्षा, उपचार, दवाएं और पुनर्वास शामिल। तो मुफ्त तो आप देंगे, लेकिन वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य केंद्र है कहां, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तो गायब है, तो आप ये जो मुफ्त मुफ्त कर रहे हैं, जब ये तक ये नहीं मजबूत होंगे क्या ही दे पाएंगे। 2028-29 तक कुल व्यय का मतलब जीडीपी का 4% हेल्थ सेक्टर पर रहेगा, दिस इज द गुड थिंग, अच्छी बात है भाई, करिए। इंडियन इकोनॉमी के बारे में दोनों के क्या विचार, भारत की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक शक्ति बनने की गारंटी, ये तो खैर दे रहे हैं और हम बन भी जाएंगे, ऐसा फिक्स है। उसके पीछे क्या है कि हम लोग खुद ही खरीदने में सक्षम है, इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत, जो बनाओ हम खरीद लेंगे। कम मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि, यानी लो इन्फ्लेशन और स्टेडी जीडीपी ग्रोथ लेकर, यानी इन्फ्लेशन इनका टारगेट है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रोजगार के अवसर बढ़ाने और करदाताओं का समर्थन करने पर हम ध्यान देंगे, अब देख सकते हैं क्या ही करेंगे। अब इसके बाद आता है, इन्होंने कहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए अगले 10 वर्षों में जीडीपी को दोगुना कर देंगे, यानी जैसे आज 7 है तो 14% कर देंगे। बट 14% कैसे करेंगे, इसका कोई रोड मैप है आपके पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, क्या कोई रोड मैप अगर है तो, मैंने तो भाई बहुत सर्च किया कि 14% कैसे किया जाएगा, रोड मैप चाहिए ना, जैसे युवा जब पूछेंगे भैया 14% करो लेकिन रोड मैप तो दो, तो क्या वो रोड मैप है कि कैसे आप 14% कैसे हो पाएगा, इतनी बड़ी आबादी प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन का शिकार, 14% कैसे करेंगे, एक जरा ध्यान से समझिए, इतनी बड़ी आबादी 14% कैसे करेंगे, आप नहीं सर कर देंगे, हम बताते हैं कैसे कर पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी गरीब है, ठीक है, वो
कंज्यूमर कैसे बनेंगे स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर, ठीक है, एक चीज हो गया। अब इतनी बड़ी आबादी को आप 1-1 लाख रुपया हर गरीब घर को दे रहे हैं, उसका राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भारत का राजकोषीय घाटा ऐसा तो नहीं कि एफआरबीएम एक्ट के अनुकूल चल रहा है, राजकोषीय घाटा ताबड़तोड़ बढ़ा पड़ा है। और जो देश पर कर्जा है वो इस समय अप्रॉक्स बच्चे लगभग 84-86% है हमारी जीडीपी का। ये मत समझना इन्होंने बढ़ा दिया, यूपीए के काल में लगभग 81% था, तो मत समझिएगा कि वो लोग कम थे। 81% के आसपास उनके काल में था, 85-86 के आसपास इनके इनके समय में है। आप मुझे बताइए कि देश पर ऋण है, राजकोषीय घाटा चौड़ा हो चुका है। कोविड के कारण से हम कह सकते हैं एक संतुलित एनालिसिस करते हुए कोविड के कारण से राजकोषीय घाटा बढ़ा। अब इस राजकोषीय घाटे सोचो जनता को कितना बरगलाना आसान है कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री कहां दोगे भैया? सिंपल सी बात है, मध्य वर्ग के ऊपर टैक्स लगाओगे। मध्य वर्ग जिस दिन, अभी तो चलो आप लोग वंचित 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 करके काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन मध्य वर्ग अपने पे आ गया बड़ी समस्या होगी देश को। इसलिए हमें हर चीज बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि सारा पैसा कहां से, ये 1 लाख रुपया जो सबके अकाउंट में जाएगा या जो कोई भी सरकार कर रही, प्रधानमंत्री जी भी जो कर रहे हैं, तो जो ये नगद सीधा पैसा आपको किसका पैसा होगा? आप जरा बताएं। सरकार के राजस्व के 2 स्रोत होते हैं। अब ये सब हिंदुस्तानियों को कौन समझाए? एक रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है बच्चे। रेवेन्यू में 2 होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू जनता पर कर लगा के आएगा, बढ़ाइए कर। दूसरा, जनता पर जब ज्यादा कर बढ़ता है ना, इकोनॉमिक्स ही कहती है कि जनता की उत्पादन करने की शक्ति सीमित हो जाती है। आपको याद होगा कि कुछ राजनेता कहते हैं कि देश छोड़ के लोग चले गए, तो देश छोड़ के जाने के पीछे बहुत से रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी होता है जब भयानक रूप से आप टैक्स लेते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी कंपनियां बेचो, निजीकरण आपकी मजबूरी हो गया। क्या लगता है बीजेपी कर रही है? ये आएंगे, इनको भी करना पड़ेगा, पैसा कहां है, कितना टैक्स लगा दोगे आप बताएं मुझे? जबकि ये कहा गया है कि जीएसटी को भी थोड़ा ईज करेंगे, इजी करेंगे, कम करेंगे, रेवेन्यू और कम हो जाएगा, राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा। हर चीज में ये कहा गया कि इतना बढ़ा देंगे, इतना रुपया बढ़ा देंगे, हर चीज में। और राजकोषीय घाटे की स्थिति आपके सामने क्या है? देश पर ऋण जीडीपी अनुपात कितना है वो भी आपको मैंने बता दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये चिंता वाली बात है। तो ये कहना बड़ा आसान। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल आप कहां से लाएंगे? तो कैपिटल मतलब आप जो उधार लेते हैं जनता से, उधार ट्रेजरी बिल और ये सब बेच करके सिक्योरिटी, और उधर विदेशों से आप जब द्विपक्षीय ऋण लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं, और वो ऋण हमेशा आपके ऊपर एक दायित्व क्रिएट करता है, एक रिस्पांसिबिलिटी आपको चुकाना है। इन दोनों के कारण अगर राजस्व अधिक खर्चा हुआ तो खैर नुकसानदेह ही है, और उसके साथ अगर कैपिटल अधिक खर्चा वो फायदेमंद है, लेकिन वो एक प्रकार की देनदारी भी सुनिश्चित करता है। तो आप सोचिए कि कहना आसान है, लेकिन इन सब विषयों को समझाने के लिए जैसे स्कूलों में अगर शुरुआत से ही अच्छे ढंग से इकोनॉमिक्स वगैरह समझाई जाए बच्चों को, तो वो बड़े होकर के जब 18 साल के मतदाता बनेंगे तो इन विषयों पर विचार करेंगे, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। तो वो भी बस उसी मुद्दे पे चल रहे हैं जिस पर हमारे फेवरेट्स हमें घुमा रहे हैं, हमारे फेवरेट सब क्या, मेरे भी, आपके भी, हम सब के, ठीक है, वो कोई भी है, कोई छोटी पार्टी का, कोई बड़ी पार्टी का, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको देखने की आवश्यकता है। एजुकेशन में इन्होंने कहा कि मौजूदा संस्थानों का निरंतर उन्नयन होगा। अब प्राइमरी हेल्थ केयर का उन्नयन कैसे, सॉरी, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम का उन्नयन कैसे होगा, कोई चर्चा नहीं, जबकि पूरी गरीबी ये इसी, अगर कोई मुझसे पूछे और आप भी आप बताइए, गरीबी सबसे बड़ा कारण यही है। प्राइमरी एजुकेशन अगर बेहतर नहीं करेंगे, जिनकी स्कूलिंग अच्छी है, आज वो टॉप पे चल रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सिलेक्शन भी ले रहे हैं वही। फिर इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गतिशील शिक्षण पाठ्यक्रम। अभी गतिशील शिक्षण पाठ्यक्रम होगा क्या? गतिशील शिक्षण पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में एक रूपरेखा आनी चाहिए थी, ठीक है। अब आता है उच्च शिक्षा में उद्योग संरचित पाठ्यक्रम और कौशल विकास का समावेश, यानी उच्च शिक्षा में उद्योगों को जोड़ा जाएगा, कौशल विकास किया जाएगा। चलिए एक अच्छा इनिशिएटिव ऐसा करें, ईश्वर करें अच्छा। अब इधर आता है कांग्रेस वाला, पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करेंगे। यानी देख सकते हैं अनिवार्य और निःशुल्क कर देंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे। राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है उसमें संशोधन करेंगे। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्टेम विषयों पर जोर। अब स्टेम विषयों पर तो जोर होगा, लेकिन वो बच्चे कैसे सीख पाएंगे जिनका, क्या ही बोला जाए, जिनका परिवार सक्षम नहीं है, और प्री नर्सरी ये सब कैसे वो कर पाएंगे। इसके साथ साथ आता है राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमें हमेशा एक होना चाहिए, लगभग ये लोग भी एक है अधिक यानी कि एक अच्छे मिलिट्री थिएटर कमांड की स्थापना, मिलिट्री कमांड सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। भारत की सीमाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों और बंदूकों से लैस करेगा। ये तो अच्छी बात है। इन्होंने कहा अग्निपथ योजना का उन्मूलन करेंगे। अब ये ठीक है भाई, इनकी अपनी रणनीति है। एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करना, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, और 1 रैंक 1 पेंशन का कार्य। तो ठीक है, उसमें मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा। एनवायरमेंट आज सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी देख सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को ये बेहतर ढंग से चलाएंगे और ये अच्छा करें। पर्यावरण में इनके जो वादे भी हैं और जो इन्होंने अभी तक किया बेस्ट टू बेस्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को और मजबूत करेंगे। तो ठीक है, इट्स ओके, बहुत बुरा नहीं है। आई होप आप इसको समझ गए। अब आता है सीड्स ऑफ सोलेस यानी सांत्वना के बीज। तो जीएस 3 एग्रीकल्चर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता मैंने लगाया है। तो इसको मैंने क्यों लगाया है कि सरकार को अब चाहिए इस प्रकार की सहायता, यानी सब्सिडी के बजाय कम्युनिटी सीड बैंक ओपन करने के लिए क्या दे, इनपुट सब्सिडी दे।